अगर आप अपने इग्नू MPSC 004 के एग्जामिनेशन के लिए अपनी पूरी लॉन्ग एंड लेंदी बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके जून 2026 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ। MPSC 004 की एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए आप कंप्लीटली हमारे चैनल पे डिपेंड हो सकते हैं। आपको सिंपली YouTube पे सर्च करना है MPSC 004 स्कॉलरली माइंड्स। सो वहां पे आपको जो भी हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लाइव चैनल का लिंक मिलेगा। तो अगर आप मेरी लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो MPSC 4 के लिए 3 के लिए जो भी आपके कोड्स हैं उन सभी की लाइव क्लासेस हमारे लाइव चैनल यानी कि स्कॉलरली माइंड्स लाइव पे आपको मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स के लिए आप मेरी स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो देनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर जो है चीजें आपके पीछे रह जाती हैं, न्यू वीडियोस के लिंक्स आपको नहीं मिल पाते हैं और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। सो नाउ गाइज, इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स होंगे वो हमारे बाइलिंगुअल रहने वाले हैं। ठीक है, जो मेरा आंसर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इससे हेल्प हो सके। सो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें रिलीजन और पॉलिटी के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, धर्म और राजनीति का प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर क्या रिलेशनशिप रहा है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। So, in the pre-modern Indian political thought, religion and polity were closely interconnected. तो ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि पुराने समय से ही पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति का जो संबंध है वो काफी गहरा रहा है। जो हमारा गवर्नेंस है वो ऑफन वॉज गाइडेड बाय द धर्म। शासन व्यवस्था प्रायः धर्म यानी कि नैतिक और सामाजिक व्यवस्था से निर्देशित होती थी, जहां शासकों की वैधता धार्मिक सिद्धांतों से जुड़ी होती थी। हालांकि अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में व्यवहारिक और लौकिक दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। अब क्या होता है कि जो जैसे आपने कौटिल्य की किताब देख लो, स्पेशली जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि धर्म की प्रैक्टिकल और सेक्युलर डायमेंशंस भी एक्सप्लोर हो जाती हैं। तो एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब मैं बात कर रही हूँ प्राचीन समय की या पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक समय की, तो वहां पे क्या हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि हम धर्म को फॉलो करते थे, तो क्या हम लोग केवल धर्म को ही फॉलो करते थे या फिर कुछ और भी चीजें थी। तो कुछ और चीजों में हम अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों के बारे में बता सकते हैं जिसके अंदर हमें व्यवहारिक और लौकिक दृष्टिकोण देखने के लिए मिलता है। सो ये तो आपका हो जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। हर एक आंसर के अंदर हम एक इंट्रोडक्शन देंगे। देन इस आंसर में मैं बताऊंगी कि क्या इसका रिलेशनशिप है। रिलीजन और पॉलिटी का जो संबंध है उसको 4-5 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगी। फिर एक इसका आलोचनात्मक परीक्षण हम कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे हम इसका कंक्लूजन देंगे। क्योंकि लॉन्ग आंसर्स हमें लिखने हैं तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, जो धर्म है वो शासन का आधार था। धर्म एज द बेसिस ऑफ गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज एक्सपेक्टेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू धर्म। जो भी हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज थी उस समय पे उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो धर्म को साथ लेके चले। ठीक है, धर्म के अनुसार वो काम करें, न्याय, मॉरलिटी, सोशल ऑर्डर इन सभी को मेंटेन करके रखें। तो पुराने समय में जो आपका पूर्व आधुनिक समय है वहां पे राजनीतिक सत्ता से क्या अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म के अनुसार कार्य करें, जिससे न्याय, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। जो हमारे किंग्स थे उन्हें देखा जाता था एज द प्रोटेक्टर्स ऑफ द धर्मा। राजा को धर्म के रक्षक के रूप में माना जाता था। तो पहला पॉइंट आप समझ गए जो इसके रिलेशनशिप का है। पॉलिटी और रिलीजन का रिलेशनशिप में क्या है, जो धर्म है, धर्म गवर्नेंस का बेसिक फाउंडेशन है। धर्म के आधार पर ही शासन होगा। राजा को धर्म का रक्षक माना जाएगा। अब एक चीज आती है कि जो पुराने राजा हुआ करते थे हमारे, वो अपने आप को डिवाइन से जोड़ते थे। ठीक है, ऑफन दे कनेक्ट देमसेल्फ विद द डिवाइन, की उनको ईश्वर ने भेजा है,
हमारे ऊपर शासन करने के लिए, अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए वो अपने आप को डिवाइन ऑर्डर से जोड़ा करते थे कि वो अपने आप को लेजिटिमेट शासक घोषित कर सकें। उसके लिए इंपॉर्टेंट था कि वो खुद को डिवाइन से जोड़ें। तो किंग्स वर ऑफन कंसीडर्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिवाइन ऑर्डर एंड देयर रूल गेन्ड लेजिटिमेसी थ्रू रिलीजियस सैंक्शंस। तो राजा को दैवी व्यवस्था का प्रतिनिधि माना जाता था और उनकी सत्ता को धार्मिक स्वीकृति से वैधता मिलती थी। ठीक है, तो राजा को धार्मिक जो सत्ता है उससे वैधता मिलती थी। इसके बाद जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका प्रभाव हम देखते हैं। टेक्स्ट जैसे कि धर्मशास्त्र, वेद, एपिक्स, इन सभी ने जो भी हमारी पॉलिटिकल नॉर्म्स थी उनको इन्फ्लुएंस किया। ओके, मतलब कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनका प्रभाव गहरा है। धर्मशास्त्र, वेद, महाकाव्य, इन सभी ने राजनीतिक मानदंडों, शासकों के कर्तव्यों और न्याय व्यवस्था को प्रभावित किया। तो तीन चीजें आप समझ गए धर्म और राजनीति की। पहला, जो धर्म है वो शासन का आधार है। जो राजा है वो स्वयं को एक दैवी वैधता प्रदान करेगा। धार्मिक ग्रंथों का जो प्रभाव है वो राजनीति पे हमें बहुत गहरा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि धर्मशास्त्र, वेद, एपिक्स, ये सभी हमारे पॉलिटिकल नॉर्म्स जो है, ये सब हमारे रूलर्स की ड्यूटीज को, जस्टिस सिस्टम को, इस सब को इन्फ्लुएंस करते थे। समझ रहे हो कि मतलब जस्टिस सिस्टम कैसे काम करेगा? अच्छा, वेद में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा कर लेते हैं। रूलर्स की ड्यूटीज क्या है? चलो वेद में लिखा हुआ है तो उसकी बात मान लेते हैं। इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। फिर जो प्रीस्ट थे, एडवाइजर्स थे, जो सलाहकार हुआ करते थे, सबसे बड़ा रोल होता था। राजा के सलाहकारों का इंपॉर्टेंट रोल था। सो ब्राह्मण एंड रिलीजियस स्कॉलर्स ऑफन गाइडेड रूलर्स इन गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ब्राह्मण और धार्मिक विद्वान शासकों को शासन और निर्णय निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान किया करते थे। तो अब जो हमारा राजा है वो मेनली किस पे निर्भर करता है? मार्गदर्शन पे। ठीक है, तो ब्राह्मण और धार्मिक विद्वान शासकों को क्या करते थे? उनका मार्गदर्शन किया करते थे। अब स्कॉलर्स क्योंकि रिलीजियस हैं तो धर्म से जुड़े हुए हैं वो। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हमें अर्थशास्त्र जैसी किताबों में देखने के लिए मिलती है। तो अर्थशास्त्र जो है उसमें स्टेट क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, पावर पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें हम देखते हैं। नाउ वी हैव हम इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि जो रिलीजन है वो हेल्प करता था सोशल डिसिप्लिन बना के रखने के लिए। अब कोई भी ना राजा की बात नहीं मानेगा। राजा की बात जब मानेगा जब राजा अपने आप को धर्म से जोड़ेगा, मॉरल गवर्नेंस करेगा। तो धर्म ने क्या किया कि सामाजिक अनुशासन, वैधता और नैतिक शासन को बनाए रखने में सहायता की। और धार्मिक सिद्धांतों ने कभी कभी जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता को मजबूत किया। तो जो भी हमारे रिलीजियस प्रिंसिपल थे उन्होंने क्या किया है? कास्ट हायरार्की और सोशल एक्सक्लूजन को क्या करा? री किया है। रिलीजियस प्रिंसिपल्स ने जो कास्ट हायरार्की है वो सारी चीजें धर्म में थी तो वो आगे चलती रही थी, कास्ट वाली जो चीजें थी। फिर इसकी वजह से नैतिकता और व्यवहारिकता का एक संतुलन देखते हैं। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है कि हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि रिलीजन स्टेबिलिटी लेकर आया राजनीति में, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि इसने इनइक्वालिटी लेकर आया क्योंकि इसने जाति की जो चीजें हैं उनको वापस से रीइंफोर्स कर दिया था। समझ रहे हो? और एथिक्स और प्रैग्मेटिज्म के बीच का एक बैलेंस है। तो जो भी हमारे रिलीजियस आइडियल्स थे वो मोरालिटी को प्रमोट करते थे। बट जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे जैसे कि कौटिल्य, उन सभी ने प्रैक्टिकल मेजर्स को भी एक्सेप्ट किया। स्टेट के सर्वाइवल में जो प्रैक्टिकल मेजर्स हैं उनको भी उन्होंने क्या किया दोस्तों? स्वीकार किया। विचारों की विविधता हम देखते हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट वाज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, जो बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस थे उन्होंने नॉन वायलेंस और दूसरे ट्रेडिशंस ने जस्टिफाई किया वॉरफेयर्स को अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन एक रूप नहीं था। बौद्ध और जैन परंपराएं अहिंसा पर बल देती थी जबकि अन्य परंपराएं कुछ परिस्थितियों में युद्ध को उचित मानती थी। तो जब धर्म रिलीजन से जुड़ जाता है तो हमें विचारों की विविधता भी देखने के लिए मिलती है। कहीं पे नॉन वायलेंस की बात होती है तो कहीं पे वॉर को जस्टिफाई किया जाता है। तो समझ रहे हो कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। क्वेश्चन ने सिंपल रिलेशनशिप बोला था डिस्कस करने के लिए। तो रिलीजन एंड पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने प्रोवाइड किया एंड देन हमने क्या करा कि उनके रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे बात की है।
ओके, उसके बाद हमने क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया जिसमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स के बारे में बात की, और फाइनली हम इसका निष्कर्ष दे देंगे कि रिलीजन और पॉलिटी जो प्री मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में वो इंटरकनेक्टेड है। जो धर्म है वो गवर्नेंस और लेजिटिमेसी की बात करता है, और पॉलिटिकल रियलिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिकलिटी भी बट हमें देखने के लिए मिलती है। तो दोनों चीजें हैं, यथार्थवाद है, प्रशासनिक जो व्यवहारिकता है वो भी है, और धर्म और राजनीति में मतलब धर्म भी है राजनीति में, दोनों चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं पहले के समय में। अब अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एमपीएससी 004 के अंदर जितने भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स रहे, सोशल रिफॉर्मर्स रहे, उन्होंने क्या क्या काम किया, कितना काम किया, उस सभी के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे जब हम वन बाय वन, देखो आपको क्या करना है कि आप उनका कंट्रीब्यूशन मेरे ओल्डर वीडियोस से भी कवर कर सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के कंट्रीब्यूशंस को लर्न करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं उसमें से भी आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपको एमपीएससी 004 के नोट्स को परचेज नहीं करना है। नहीं तो मेरे पास इसके यूनिट वाइज नोट्स अवेलेबल है जिसके अंदर आपको सारी की सारी जो यूनिट्स हैं उनकी समरी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, और ऐसा नहीं है कि इग्नू का एग्जाम मतलब आप बिना पढ़े पास कर लोगे, तो आप ऐसा मत सोचना कभी भी। आपको पढ़ना पड़ेगा, और चीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो आपको ध्यान देना है चीजों पे, आप थोड़ा सा टाइम दो, 4 घंटे का भी टाइम दोगे तब भी एक एग्जाम के अंदर 50% से ज्यादा स्कोर कर लोगे। तो पंडिता रमाबाई के बारे में बात करेंगे, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या काम किया। सो पंडिता रमाबाई वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया who worked extensively for the women education। अब किन किन चीजों के लिए उन्होंने काम किया है ध्यान दो, वीडियो में से ही याद कर लो। महिलाओं की एजुकेशन यानी कि उनकी शिक्षा के लिए, विधवाओं के उत्थान यानी कि विडोज के अपलिफ्टमेंट के लिए, लैंगिक न्याय मतलब कि जेंडर जस्टिस के लिए। सो शी चैलेंज्ड द patriarchal traditions and advocated women's empowerment through education and social reforms। तो उन्होंने पितृसत्तात्मक परंपराओं को चुनौती दी और शिक्षा व सामाजिक सुधार के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन किया। देखो, इंट्रोडक्शन अच्छा और काफी आपका मतलब नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है, और 2 लाइन ही है, आप शीट्स में खुला खुला लिखोगे, भरी भरी शीट्स लगेंगी। तो शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया। महिलाओं की एजुकेशन, विडो अपलिफ्टमेंट, जेंडर जस्टिस, इन सभी चीजों के लिए काम किया, पेट्रियार्की को चैलेंज किया और वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम किया। अब हम वन बाय वन उनके कंट्रीब्यूशन को याद करेंगे। सबसे पहले वो महिलाओं की एजुकेशन को बढ़ावा देती हैं, विडोज को, मार्जिनलाइज वुमेन्स को बढ़ावा देती हैं कि वो पढ़ाई करें, बिकॉज ये उनके एम्पावरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी इन बॉम्बे। तो अगर आप यूजीसी नेट की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए कि शारदा सदन की शुरुआत उन्होंने बॉम्बे में की थी। और क्यों की थी, ताकि जो वो महिलाएं हैं, विडो वाली जो महिलाएं हैं और जो डेस्टिट्यूट वुमेन्स हैं, जो असहाय हैं, उन सभी को वहां पे सहारा मिल सके, है ना। तो उन्होंने विधवाओं और असहाय महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की, जहां शिक्षा और आश्रय की व्यवस्था की गई। महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो महिलाओं, हिंदू जो विडोज थी, उनके लिए कैंपेन्स वगैरह करना, उनकी डिग्निटी के लिए बात करना, रिहैबिलिटेशन के लिए, समाज उनको एक्सेप्ट करे, एडवोकेट किया उन्होंने विडो के राइट्स के लिए। तो पहला पॉइंट हो गया, शी प्रमोटेड द एजुकेशन फॉर वुमेन एंड देन शी एस्टेब्लिश द शारदा सदन। 2 हो गए। फिर तीसरा हमारा है कि उन्होंने विडो के जो राइट्स हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया, एडवोकेट किया। जो पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो सारी जो चीजें हैं उनका उन्होंने आलोचना प्रस्तुत की। तो रमाबाई ओपनली क्रिटिसाइज द ऑपरेसिव कस्टम्स सच एज चाइल्ड मैरिज एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन वुमेन। तो रमाबाई ने बाल विवाह और महिलाओं पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों जैसी दमनकारी प्रथाओं की खुलकर आलोचना की। उनका जो फेमस वर्क है वो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जहां पे उन्होंने जो अपर कास्ट हिंदू वुमेन्स हैं वो क्या क्या हार्डशिप्स को फेल करते हैं, उन सब के बारे में बात किया है, और रिफॉर्म्स के लिए शी एडवोकेटेड। ठीक है,
उच्च जाति की महिलाओं के लिए ध्यान देना कि जो मतलब आप देखते हो ना पिछड़ापन, वो पिछड़ापन उस समय उच्च जाति की हिंदू महिलाओं में मोस्टली देखने के लिए मिलता था। उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की। तो शी फाउंडेड द इंस्टीट्यूशंस टू रिहैबिलिटेट अबेंडेंड वुमेन, विडोज, ऑर्फन गर्ल्स, इन सभी को एजुकेशन देके, इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देके उन्होंने मुक्ति मिशन की भी स्थापना की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 6 पॉइंट्स। देन एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन में इसलिए दे रही हूँ, कभी कभी ना क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने के लिए आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज कि वो महिलाओं के अधिकारों की अग्रदूत की तरह उन्होंने काम किया है। उन्होंने महिला में चेतना जागृत करना, लैंगिक समानता की वकालत करना, इन सभी चीजों में अग्रणी भूमिका निभाई है। और एक समाज जो है पुराने रूढ़िवादी समाज का उन्होंने विरोध किया है। तो उन्होंने सुधारवादी विचारों और ईसाई धर्म ग्रहण करने के कारण रूढ़िवादी समाज ने उनकी आलोचना की है। तो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव सोसाइटी ने उनको रेजिस्ट किया। ओके, ध्यान देना, मैंने पीछे थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि रूढ़िवादी समाज ने उनका विरोध किया। उसके पीछे के कारण क्या थे? पीछे कारण ये था कि उन्होंने क्योंकि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था खुद को फ्रॉम हिंदू टू ईसाई, इस वजह से। उसके बाद उनका जो एक लॉन्ग टर्म प्रभाव हम देखते हैं, उनके जो आइडियाज हैं उसने बाद में जो भी वुमेन से जुड़े हुए मूवमेंट्स की शुरुआत होती है, उन सभी मूवमेंट्स का उन पे प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इंडिया में रिफॉर्म्स वो लेकर आई। नाउ इन द फाइनल कंक्लूजन हम बताएंगे दैट शी मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू वुमेन्स इमेंसिपेशन। पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक सुधार, उनके अधिकारों की वकालत, इन सभी के माध्यम से महिला मुक्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आलोचनाओं के बावजूद उनके प्रयासों ने आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी है। तो कितनी ही आलोचना कर लो आप, बट ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडेशन रखी थी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आप जवाहरलाल नेहरू का जो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को आप एग्जामिन करोगे। तो जवाहरलाल नेहरू गाइज मॉडर्न इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और फॉरेन रिलेशंस को देखा करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू बिलीव्ड दैट मॉडर्न इंडिया शुड बी बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, रैशनैलिटी और एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो आप देखते हो कि उनकी आइडियोलॉजी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज क्या है? वो बात करते हैं साइंटिफिक टेम्पर की, फिर वो बात करते हैं रैशनैलिटी यानी कि तर्कशीलता की, और फिर बात करते हैं मानव कल्याण की। तो उनका मानना था कि हमारा जो देश है वो आधुनिक बन सकता है अगर हम इन 3 चीजों को फाउंडेशन मान के चले। तो यही है उनका आइडिया, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। ओके, तो उनकी वैज्ञानिक मानवतावाद की अवधारणा में वैज्ञानिक सोच और मानवीय मूल्यों का समन्वय था, जिसमें प्रगति, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। ठीक है, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, प्रोग्रेस, इन सभी पे बल दिया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है साइंटिफिक ह्यूमनिज्म की, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते हैं। उन्होंने रैशनल थिंकिंग को प्रमोट किया, साइंटिफिक इंक्वायरी, मतलब कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस और बैकवर्डनेस से ऊपर उठना है तो आपको अपना जो टेम्पर है, अपना जो दृष्टिकोण है, वो साइंटिफिक रखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि उस समय देखो भारत में बहुत अंधविश्वास थे, पिछड़ापन था। तो इस सभी को दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट था कि तर्कसंगत सोच हो। ठीक है, मानव कल्याण को केंद्र में रखा गया। तो ही बिलीव्ड साइंस शुड सर्व ह्यूमैनिटी एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन रेदर देन मेयरली प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो क्या मानना था उनका कि विज्ञान का उद्देश्य केवल औद्योगिक विकास नहीं बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होना चाहिए। मतलब केवल आप अपनी इंडस्ट्रीज का, उद्योग का विकास नहीं कर रहे हो, आप किस प्रकार से जो ह्यूमंस की लाइफ है, जो डेली लाइफ है, आप उसको बेटर कर रहे हो, उसके बारे में बात करते हैं। वो धर्मनिरपेक्ष थे और तर्कसंगत दृष्टिकोण रखा करते थे। तो नेहरू धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे और मानते थे कि शासन धर्म कट्टरता के बजाय तर्क पर आधारित होना चाहिए।
जो गवर्नेंस है उसमें रीजन होना चाहिए, ना कि किसी प्रकार के रिलीजियस डॉगमास होने चाहिए। आधुनिकीकरण और विकास पे बल देना, तो उन्होंने इंडस्ट्रीज को, जो भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, डैम, इन सभी को माना। इनको उन्होंने क्या कहा दोस्तों, उन्होंने कहा इन्हें यही है हमारे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उद्योग ये सब है ना, बांध वांध, यही है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं, तो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म एम्फेसाइज रिड्यूसिंग पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू प्लान्ड डेवलपमेंट। तो हमें क्या करना है कि डेवलपमेंट को प्लानिंग के साथ करना है। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, हम सोशल जस्टिस भी अचीव कर पाएंगे, हम इक्वालिटी को भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे उनके व्यूज को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। तो देखो, सबसे ज्यादा एक जो सकारात्मक योगदान मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, वो ये है कि उन्होंने नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट किया है। तो उनकी जो अप्रोच थी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस वाली, मॉडर्नाइजेशन वाली, तो उसमें उन्होंने नेशन बिल्डिंग के लिए काम किया। बट उन्होंने एक चीज क्या कर दी गलत, कि उद्योगों पे कुछ ज्यादा ही इम्फेसिस दे दिया। तो जो क्रिटिक्स है वो आर्ग्यू करते हैं कि उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज पे मेनली फोकस किया और एग्रीकल्चर और ग्रास रूट डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, उसको उन्होंने निग्लेक्ट किया। तो डिस्पाइट प्रमोटिंग द साइंटिफिक टेम्पर, सुपरस्टिशन एंड सोशल इनइक्वालिटीज, ये सब हमें वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। तो कितना ही साइंटिफिक टेम्पर हो, बट इनइक्वालिटीज तो बनी ही रही। ट्रेडिशन और मॉडर्न, सम स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि उन्होंने जो वेस्टर्न मॉडल है ना उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, ना कि इंडियन जो हमारे इंडिजीनियस ट्रेडिशंस थे। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि नेहरू ने स्वदेशी परंपराओं की अपेक्षा पश्चिमी वैज्ञानिक मॉडल को अधिक महत्व दिया। फिर हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू साइंटिफिक जो ह्यूमनिज्म है उसके अच्छे प्रवर्तक रहे। उन्होंने रैशनैलिटी, ह्यूमन वेलफेयर, इस सब की बात की कि ये सब नेशनल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कुछ उनकी लिमिटेशंस भी रही हैं, बट ओवरऑल उनका रोल देश को डेमोक्रेटिक सेक्युलर बनाने में इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, तो कुछ सीमाओं के बावजूद इसने आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विकास उन्मुख दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यही है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अभी ये मेरा पार्ट 1 वीडियो आया है। बाकी के वीडियोस भी जो ऐसे पार्ट वाले वीडियोस है ना जिसमें बाइलिंगुअल आंसर्स होते हैं, वो इसी चैनल पर आएंगे। और लाइव रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस, वो लाइव चैनल पर आएंगी। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो।